इससे पहले कि हम अर्धसूत्री विभाजन को विस्तार से समझें, मैं चाहूंगी कि पहले हम एक झलक में समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन की तुलना करें। एक तरह से ये समसूत्री विभाजन की एक हल्की सी समीक्षा भी होगी। अगर आपने उसका वीडियो देखा है तो आपको कुछ बातें याद आ जाएंगी। तो समसूत्री विभाजन में क्या होता है? हम एक ऐसी कोशिका से शुरुआत करते हैं जिसमें गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है। मैं इसे दर्शाने के लिए बस 2n लिख रही हूँ, जिससे ये समझा जा सके कि ये द्विगुणित या डिप्लॉइड कोशिका है। इंसानों के मामले में 46 गुणसूत्र होते हैं। हमें 23 गुणसूत्र माँ से मिलते हैं और 23 पिता से। या कह सकते हैं कि हमारे पास 23 समजात गुणसूत्र युगल होते हैं, जो मिलकर कुल 46 गुणसूत्र बनाते हैं। अब जब समसूत्री विभाजन होता है, जिसमें कोशिका द्रव्य विभाजन और बाकी प्रक्रियाएं भी शामिल हैं, तो एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं और इन दोनों कोशिकाओं में पैतृक कोशिका के जैसे ही आनुवंशिक जानकारी होती है, यानी दोनों 2n यानी द्विगुणित होती हैं। और अब इन दोनों में से हर एक फिर से उसी प्रक्रिया से गुजर सकती हैं, जैसे कि अंतरावस्था, डीएनए का प्रतिकृतिकरण, तारक काय का प्रतिकृतिकरण और फिर से समसूत्री विभाजन। दरअसल हमारे शरीर की ज्यादातर कोशिकाएं ऐसे ही बनती और बढ़ती हैं। यही तरीका है जिससे हम एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीव में बदल जाते हैं। समसूत्री विभाजन एक निरंतर चक्र है। हर कोशिका समसूत्री विभाजन से गुजरने के बाद फिर से कोशिका चक्र में प्रवेश कर सकती है। अब बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन की। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? ये प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है और दो चरणों में पूरी होती है। हम यहाँ भी एक ऐसी कोशिका से शुरुआत करते हैं जिसमें गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित यानी 2n होती है। और जैसे समसूत्री विभाजन में होता है, ये कोशिका भी अंतरावस्था में अपने डीएनए की प्रतिकृति बनाती है। इसके बाद ये कोशिका अर्धसूत्री विभाजन एक यानी कि मेयोसिस 1 नामक चरण से गुजरती है। इस चरण के बाद हमारे पास दो कोशिकाएं होती हैं, जिनमें अब गुणसूत्रों की संख्या अगुणित यानी n रह जाती है। अगर हम इंसानों की बात करें तो अब इन कोशिकाओं के केंद्रकों में केवल 23 गुणसूत्र बचे हैं। लेकिन प्रक्रिया यहाँ खत्म नहीं होती। इन दोनों कोशिकाओं को अब एक और चरण से गुजरना होता है, जिसे हम अर्धसूत्री विभाजन 2 यानी कि मेयोसिस 2 कहते हैं। ये समसूत्री विभाजन की तरह होता है, लेकिन अब हम उन कोशिकाओं से शुरुआत कर रहे हैं जो पहले से ही अगुणित हैं। इसलिए अंत में हमारे पास कुल 4 कोशिकाएं होती हैं और हर एक में अगुणित संख्या में गुणसूत्र यानी n गुणसूत्र होते हैं। लेकिन यहाँ एक याद रखने वाली बात यह है कि इन सभी कोशिकाओं में आनुवंशिक जानकारी एक जैसी नहीं होती, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन एक के दौरान जो समजात गुणसूत्र युगल बंटते हैं वो यादृच्छ यानी कि रैंडम ढंग से बांटे जाते हैं। कुछ गुणसूत्र वो होते हैं जो हमें माँ से मिले थे और कुछ वो जो पिता से। तो अर्धसूत्री विभाजन 2 समसूत्री विभाजन जैसा ही है, लेकिन ये उन कोशिकाओं में होता है जिनमें पहले से ही आधी संख्या में गुणसूत्र होते हैं। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्धसूत्री विभाजन एक चक्र नहीं होता। इस प्रक्रिया में बनी कोशिकाएं, जिन्हें हम युग्मक कहते हैं, अब निषेचन में भाग लेने के लिए तैयार होती हैं। और अगर आप पुरुष हैं तो ये कोशिकाएं आपके वृषण में बनती हैं और इन्हें शुक्राणु कहा जाता है। अगर आप महिला हैं जैसे कि मैं, तो ये प्रक्रिया अंडाशय में होती है और इनसे अंडाणु बनते हैं। पौधों में यही पराग और बीजांड होते हैं। इन युग्मकों का काम होता है निषेचन में भाग लेना। एक बार निषेचन हो गया तो उससे जो कोशिका बनेगी वो फिर समसूत्री विभाजन से गुजरकर एक नया जीव बनाएगी। तो जहां समसूत्री विभाजन एक लगातार चलने वाला चक्र है, वहीं अर्धसूत्री विभाजन एक अलग प्रक्रिया है, यानी ये केवल एक बार होती है और उसका लक्ष्य होता है युग्मक बनाना। अब सवाल आता है, ये प्रक्रियाएं शरीर में कहाँ होती हैं? हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि समसूत्री विभाजन शरीर की कायिक कोशिकाओं यानी कि सोमैटिक सेल में होता है, यानी वो कोशिकाएं जो हमारे शरीर के ऊतक, अंग और संरचना बनाती हैं। जबकि अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं यानी कि जर्म सेल में होता है, पुरुषों में वृषण में और महिलाओं में अंडाशय में। और ये जनन कोशिकाएं कभी कभी खुद भी समसूत्री विभाजन से गुजरकर अपने जैसे और जनन कोशिकाएं बनाती हैं।
या फिर वो अर्धसूत्रीय विभाजन से गुजरकर शुक्राणु या अंडाणु बना सकते हैं, यानी युग्मक।